हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पुलिस सायरन जैसी फोन की घंटी से मेरी आंख खुली तो रात के कोई 2:30 बजे थे। मैंने गुस्से भरी नजरों से अपने फोन की ओर देखा और इस वक्त मन ही मन उस कॉल करने वाले को मन मन की हजारों गालियां देते हुए मैंने फोन को कान पर लगाया। कहाँ आग लग गई, मैंने अलसाए से स्वर में उस फोन करने वाले को बोला। अनुज, अनुज बोल रहे हो? उधर से किसी महिला का घबराया हुआ स्वर मेरे कानों में पड़ा। हाँ मोहतरमा, जब फोन आपने अनुज को मिलाया है तो अनुज ही बोल रहा होगा ना। मैं लड़की की आवाज को सुनकर अपनी औकात पर आ चुका था। अनुज, मैं सौम्या बोल रही हूँ। उधर से इतना सुनते ही मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर पहली बार नजर डाली तो उस पर सौम्या का नाम ही फ्लैश हो रहा था। सौम्या का नाम देखते ही आपके इस सेवक का सुर बदल चुका था। क्या हुआ सौम्या, तुम ठीक तो हो? इस वक्त क्यों फोन किया? मैंने चिंतित स्वर में सौम्या से पूछा। अनुज, मेरी जान खतरे में है। कोई शख्स कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है और आज तो इस वक्त वो मेरी कोठी के बाहर ही घूम रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? सौम्या का स्वर अभी भी डर से कांप रहा था। मैंने एक बार फिर से घड़ी के ऊपर नजर डाली। रात का अंतिम प्रहर बस शुरू होने को ही था, लेकिन मैं इस शोक चंचल हसीना को उसके पास आने से मना भी नहीं कर सकता था। मैंने उसे उसके पास तत्काल आने का आश्वासन दिया और फोन को रख दिया। मैंने जल्दी से कपड़े पहने क्योंकि आपके इस सेवक को रात को कपड़ों के ही सोना पसंद है। मैंने अपने घर को लॉक किया और गाड़ी निकालकर अशोक विहार की ओर दौड़ा दी। सौम्या गुप्ता, जो आज तकदीर से और कुछ आपके इस बंदानवाज की मेहरबानी से आज 300 करोड़ के एम्पायर की मालिक थी, वो इस वक्त किसी मुसीबत में थी। जो लोग सौम्या के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि सौम्या एक बला की हसीन लड़की है, जिसकी सुंदरता के आगे बड़ी से बड़ी फिल्मी हीरोइन भी पानी भरती हुई नजर आती है। बदकिस्मती से हुस्न के इस जलाल को एक बेहद ही कामुक बीमारी थी, जिसे डॉक्टरी भाषा में निम्फोमेनिया कहा जाता है। इस बीमारी की शिकार महिला को हर वक्त के लिए किसी न किसी मर्द की जरूरत पड़ती है और इसी बीमारी की वजह से उसके पति राजीव गुप्ता ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी वजह से पकड़ा गया था और इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपनी बची खुची जिंदगी के दिन काट रहा था। उसी सौम्या की जान आज फिर से खतरे में थी। उस हसीना ने एक बार फिर से मुझे पुकारा था और मैं उसकी एक पुकार पर इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ाता हुआ उसके घर की ओर दौड़ा चला जा रहा था। आखिर जाता क्यों नहीं? एक बीमारी तो मुझे भी थी कि आपका यह बंदानवाज किसी भी हसीन बला को मुसीबत में नहीं देख सकता था। जब मैं गुप्ता निवास पर पहुंचा तो समय लगभग 3:30 हो चुका था। मैंने गुप्ता निवास के पास पहुंचकर अपनी गाड़ी को थोड़ा धीमा किया और दोनों ओर निगाह डालते हुए मैं गाड़ी को लेकर गुप्ता निवास से आगे ले गया। मैं देखना चाहता था कि सच में कोई शख्स वहां इस वक्त भी मंडरा रहा था या ये सौम्या का कोई वहम था, लेकिन मुझे वहां ऐसा कोई शख्स मुझे वहां उस कोठी के आसपास कहीं नजर नहीं आया। मैंने कुछ दूर आगे जाकर सौम्या को फोन मिलाया। काफी देर तक फोन पर बेल जाती रही, लेकिन सौम्या ने फोन नहीं उठाया। फोन की घंटी अपनी मौत स्वयं ही मर गई। मैंने एक बार फिर से फोन मिलाया, लेकिन नतीजा ढाक के वही तान पा। अब मेरी छठी इंद्री मुझे किसी खतरे का एहसास कराने लगी। मैंने मन ही मन सौम्या के सही सलामत होने की कामना की और गाड़ी को मोड़कर फिर से मैंने गुप्ता निवास की ओर मोड़ दिया। मैंने गाड़ी की सौम्या के निवास स्थान से पहले ही रोक दी और गाड़ी को एक साइड में लगाकर मैं गाड़ी से बाहर आ गया। वैसे भी रात्रि के इस प्रहर में सभी लोग मुर्दों से शर्त लगाकर सोते हैं और दिल्ली जैसे शहर में यही वक्त होता है जब यहाँ की सड़कों के सीने को कोई दल नहीं रहा होता है। सड़क शांत और सुनसान होती है
और वक्त अगर सर्दियों की गुलाबी रात का हो तो ये सोने पर सुहागा होती है। खैर, मैं गुप्ता निवास के पिछवाड़े में उसी स्थान पर पहुंचा जहां से मैं पहले भी उस कोठी में छलांग लगा चुका था। मेरी ये देखकर बांछें खिल गई कि वो कार आज भी उसी हालत में इतने दिनों के बाद भी वही खड़ी थी। मैं तत्काल उस गाड़ी की छत पर बिना कोई शोर मचाए चढ़ गया। मैं अपनी पुरानी कलाकारी को दिखाते हुए दीवार पर चढ़ा। वो 4 दीवारी लगभग 10 फीट ऊंची थी। मेरे पैर लटकाने के बाद अब वो ऊंचाई घटकर सिर्फ 4 फीट रह गई थी और 4 फीट की ऊंचाई से कूदना अपने लिए इतना ही आसान था जितना अपने बच्चन साहब का कुतुब मीनार से कूदना। खैर, मैंने दीवार को अपनी हाथों की पकड़ से आजाद किया और मेरे कदम हल्की सी धप की आवाज से जमीन से टकरा गए। मैं अब पीछे की ओर मुड़ा। राधा की कोठरी की सभी लाइट बंद थी। मैं दबे पांव उसी पीछे वाले रास्ते से आगे बढ़कर उसी गैलरी की तरफ बढ़ा जिस गैलरी को राधा अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करती थी। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी कितना अहमक इंसान हूं। जब खुद इस कोठी की मालकिन ने मुझे फोन करके बुलाया था तो मुझे इस तरह चोरों की तरह कोठी में घुसने की क्या जरूरत थी। आप 100% सही कह रहे हो, लेकिन इस वक्त मेरा अंदेशा था कि जिस शख्स से परेशान होकर सौम्या ने मुझे फोन किया था, कहीं इस समय वो कोठी में तो नहीं घुसा हुआ है। मैंने अब अपनी मास्टर चाबी से उस पीछे वाली गैलरी के दरवाजे का ताला खोला। मास्टर चाबी का फायदा ये होता है कि किसी भी ताले को खोलने के लिए खुल जा सिम सिम नहीं बोलना पड़ता। मैं दरवाजे को खोलकर उस गैलरी में आगे बढ़ा। ये तीसरा मौका था जब मैं इस गैलरी में इस तरह आगे बढ़ रहा था। मैं अभी भी सौम्या की सलामती की दुआ मन ही मन कर रहा था। मैंने सीढ़ियों से पहली मंजिल पर कदम रखा। पता नहीं इतना पैसा होने के बाद भी ये लोग पूरे घर में इतना अंधेरा करके क्यों रखते हैं, जबकि इस वक्त जहां तक मेरी जानकारी है, सौम्या और मेघना के अलावा इस कोठी में नौकर चाकरों को छोड़कर कोई नहीं रहता था। मैं सौम्या के कमरे की ओर बढ़ा। मैंने कमरे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा अंगद के पैर की तरह अपनी जगह पर अडिग था। मैंने अपने दोनों तरफ निगाह डाली। उस घुप्पा अंधेरे में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने अब अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का सोचा। मैंने अपनी जेब से फिर से मास्टर चाबी निकाली और उस दरवाजे को खुलने पर मजबूर कर दिया, जो अभी तक अपनी मजबूती पर इतरा रहा था। कमरे में भी अंधेरा था। हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। मैं दबे कदमों से अंदर पड़ा। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे का चीरहरण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक दुशासन की तरह कामयाब नहीं हो पाया था। मैंने सौम्या के बेड पर नजर डाली। बेड पर वो नाज़नीन हसीना मुझे कहीं नजर नहीं आई। सौम्या अपने कमरे में भी नहीं थी तो फिर कहां थी? क्या उस आदमी ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था, या उसका यहां से उसका किडनैप हो चुका था? मैंने अब मेघना को टटोलने की सोची। मेघना सौम्या की बचपन की साथी, उसकी हम प्याला हमने वाला, वो इस संकट की घड़ी में कहां थी? लेकिन मैं उस कमरे में अभी किसी भी किस्म की रोशनी करके किसी संकट में नहीं फंसना चाहता था। मैंने अब पहले सौम्या के रूम को अच्छे से चेक करने की सोची। मेरी आंखें अब अंधेरे में थोड़ा थोड़ा देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी। मुझे वहां किसी भी किस्म के कोई संघर्ष के निशान नजर नहीं आए। सभी चीजें अपनी जगह यथावत थी। अब हो सकता था कि डर की वजह से सौम्या कोठी में ही किसी ऐसी जगह छुप गई हो जो उसे अपने बेडरूम से ज्यादा सुरक्षित लग रही हो। अभी मैं अपने विचारों में खोया ही था कि बाहर किसी खटके की आवाज से मेरी विचार तंद्रा टूटी। मैं फौरन बाहर की ओर लपका, लेकिन मेरे कदम रास्ते में ही ठिठक गए। मैं फौरन दरवाजे के पीछे की तरफ खिसका। किसी ने दरवाजे को हल्की सी जुम्बिश दी, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। तभी मुझे एक जोड़ी भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। अब मेरा सौम्या के कमरे में रुकने का कोई फायदा नहीं था।
मैं भी उस रूम से निकलकर बाहर जिस तरफ से भागते हुए कदमों की आवाज आ रही थी उसी तरफ को अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ा। लेकिन अचानक से वो आवाज आनी बंद हो गई। धड़ाम, किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। आवाज ऊपर की मंजिल की ओर से आई थी। अब ये आपका सेवक बिना कुछ सोचे समझे ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। ऊपर भी गलियारे में अंधेरे का साम्राज्य था। एक पल को मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। पता नहीं ये अमीर लोग अपनी कोठी बंगलों में इतने कमरों को बनवाते क्यों है। उस पूरे फ्लोर पर दोनों और मिलाकर 8 कमरे तो होंगे, क्योंकि इस कोठी का जुग्राफिया आपका सेवक पहले भी कई बार देख चुका था। इसलिए मुझे इस फ्लोर के कमरों का अंदाजा था। वो जो कोई भी था इस वक्त शुरू के 1-2 कमरों में ही होना चाहिए था, क्योंकि जितनी जल्दी उन भागते हुए कदमों की आवाज आनी बंद हुई थी उस हिसाब से वो कोठी के अंतिम छोर तक बने कमरों तक नहीं पहुंच सकता था। मैंने अब अपने बाबूराव को बाहर निकालकर हाथ में ले लिया। मैंने अब सबसे पहले वाले कमरे के दरवाजे को हल्की सी जुम्बिश दी, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग खड़ा था। मैंने फिर उसके सामने वाले दरवाजे को हिलाया, लेकिन वो भी अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। अब मैं दीवार से चिपका चिपका ही तीसरे कमरे की ओर बढ़ा। बाबूराव अभी भी मेरे हाथ में ही था। मैंने तीसरा दरवाजा धकेलना चाहा ही था कि मेरी उम्मीदों के विपरीत तेज आवाज करता हुआ वो दरवाजा खुला और एक साया मेरे ऊपर झपटा और मुझे धक्का देकर मुझे विपरीत दिशा में गिरा दिया। मेरे गिरते ही वो साया सीढ़ियों की ओर लपका। मेरे बाबूराव के मुंह से भी एक शोला उसकी ओर लपका, लेकिन वो जो भी था किस्मत का धनी इंसान था। बाबूराव के मुंह से निकले शोले को छकाते हुए वो शख्स सीढ़ियों में उतरने में कामयाब हो गया। तब तक आपके सेवक के होश अपने ठिकाने पर आ चुके थे। मैं भी पीछे पीछे सीढ़ियों में उसके पीछे भागा। तब तक गोली की आवाज ने उस कोठी में सोए हुए सभी लोगों की नींद का इस ब्रह्मा मुहूर्त में अंतिम संस्कार कर दिया था। कुछ कदम कोठी के अंदर की दिशा की ओर आते हुए सुनाई दिए। एक के बाद एक कोठी की लाइट अब जलती जा रही थी। मुझे नीचे गलियारे में कोई भी शख्स नजर नहीं आया। मैं वापस उसी मंजिल की ओर दौड़ा और जल्दी से उस तीसरे कमरे के बाहर पहुंचा। मैं बिना किसी रुकावट के अब अंदर कमरे में पहुंचा। अंदर कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक लड़की दूसरी तरफ की ओर मुंह करके पड़ी थी। तब तक उन दौड़ते हुए कदमों की आवाज ऊपर वाली मंजिल तक पहुंच चुकी थी। हालांकि मेरे लिए वहां डर की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मैंने अपने बाबूराव को अपनी पेंट की जेब के हवाले किया और उस लड़की की ओर बढ़ा। वो सौम्या भी हो सकती थी, वो मेघना भी हो सकती थी। मैंने तत्काल दूसरी ओर पहुंचकर उस लड़की के चेहरे पर नजर डाली। वो ना सौम्या थी और ना ही मेघना थी। फिर ये तीसरी लड़की कौन थी? तब तक वो दौड़ते हुए कदम उसी कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक चुके थे। 4 गार्ड मेरी और अपनी दोनाली को ताने खड़े हुए थे। मुझे इन गार्ड्स की कोई परवाह नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि सौम्या और मेघना इस समय कहां थी और मुझ पर हमला करने वाला क्या अभी भी इसी कोठी में मौजूद था। मैंने एक नजर उस लड़की पर डाली। मुझे किसी किस्म का खून इत्यादि वहां कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता था कि वो लड़की जिंदा है या मुर्दा। वो चारों गार्ड अब मेरी ओर बढ़ रहे थे। अरे अनुज साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी सुबह सुबह? उस गार्ड ने शायद मुझे पहचान लिया था। मैं यहाँ कैसे हूँ वो बाद में बताऊंगा, पहले इसे देखो ये लड़की जिंदा भी है या नहीं। और तुमने किसी को यहाँ से बाहर की तरफ भागते हुए देखा है क्या? मैंने उसी गार्ड को बोला जो मुझे जानता था। अब उन गार्ड की बंदूकें नीचे झुक चुकी थी। साहब, इसकी नब्ज तो बड़ी धीमी धीमी चल रही है। उस गार्ड ने किसी वैद्य की तरह से उसकी कलाई पकड़ी हुई थी। प्यारे लाल, इसका मतलब ये अभी बेहोश है, इसे फौरन होश में लाओ। मैंने उसी गार्ड को फिर से बोला। मैं पानी लेकर आता हूँ।
उनमें से एक गार्ड ये बोलकर नीचे की ओर दौड़ गया। कुछ ही पलों में वो गार्ड पानी का जग लेकर वहां आ चुका था। उसने पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे। कुछ ही पलों में उस लड़की के जिस्म में कुछ हरकत हुई। वो गार्ड जो अभी तक उसकी कलाई पकड़े हुए था, उसकी आंखों की चमक भी अचानक से बढ़ गई। दूसरे गार्ड ने अब और ज्यादा पानी की बरसात उस लड़की के चेहरे पर कर दी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो लड़की होश में आ ही गई। वो हैरानी से पलकें झपकाते हुए अपने चारों ओर घूर घूर कर देख रही थी। अपने आप को इतने लोगों के बीच में घिरा देखकर वो लड़की अब खुद को असहज महसूस कर रही थी। वो कोई 20 से 22 साल की सावले मगर आकर्षक चेहरे की लड़की थी। मैं कहाँ हूँ? कुछ देर बाद जब उस लड़की को वहां का माहौल समझ में आया तो उसने बड़े ही फिल्मी स्टाइल में पूछा, आप जहां भी हैं अभी ठीक ठाक हो? आप कुछ समय रेस्ट कर लो, अभी थोड़ी देर में बात करता हूं तुमसे, मैंने उस लड़की को देखकर बोला। ये बोलकर मैंने सिर्फ एक गार्ड को वहां रुकने का इशारा किया और बाकी गार्ड को अपनी ड्यूटी वाली जगह पर जाने के लिए बोल दिया। अब मैंने कमरे से बाहर निकलकर मेघना के नंबर को डायल किया। मेघना के फोन पर बेल जा रही थी। कुछ ही देर में मेघना ने फोन को उठा लिया और मेरी जान के 14.25 हिस्से, आज इस नाचीज को सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? रात को मेरा सपना देख लिया क्या? मेघना ने मेरा डायलॉग मुझ पर ही मार दिया। हाँ, रात को मैंने ख्वाबों में देखा कि तुम मेरे सामने स्ट्रिप डांस कर रही हो मेरी मल्लिका हुस्न। मैं उस माहौल में भी अपनी कमीनगी से बाज नहीं आया। तुम्हारा कसूर नहीं है। बिल्ली को ख्वाब में भी थिथड़े ही दिखाई देते हैं। काम बताओ, क्या हुआ जो इतनी सुबह मुझे फोन किया? मेघना ने अचानक से अपनी टोन बदल दी। तुम और सौम्या इस वक्त कहाँ हो? मैंने मेघना से पूछा। मैं तो अपने घर आई हुई हूँ 2 दिन से, और सौम्या तो घर पर ही होगी। मेघना को किसी भी बात की कोई जानकारी ही नहीं थी। मैं इस वक्त सौम्या के घर पर ही हूँ, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है, मैंने मेघना को बोला। फिर गई होगी अपने किसी शिकार के साथ। तुम तो जानते ही हो उसके बारे में, मेघना ने बेबाकी से कहा। नहीं, बात वो नहीं है। फिर मैंने मेघना को आज रात का पूरा किस्सा कह सुनाया। मेरी बात सुनकर मेघना के मुंह से कुछ पल तो बोल ही नहीं फूटे। फिर उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अभी आधे घंटे में पहुंच रही हूँ अनुज। सौम्या को कुछ होना नहीं चाहिए। ये बोलकर मेघना ने फोन रख दिया। उसके स्वर से उसकी उदासी साफ झलक रही थी। मैंने अब सौम्या के मोबाइल पर फोन मिलाया, लेकिन फोन अब स्विच ऑफ हो चुका था। मेरे चेहरे पर अब चिंता की लकीरें उभर आई थी। मेघना के आने के बाद यह भी डिसाइड करना था कि इस पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दे या नहीं। मेरे कदम अब कमरे में अंदर की ओर मुड़ चुके थे। ये चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस चैनल के द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री केवल ज्ञान और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।